नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें हम पढ़ चुके थे कि कृषि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और कृषि के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। सिंचाई व्यवस्था की क्या क्या व्यवस्था थी, सुदर्शन झील के बारे में हमने पढ़ा है जो कि गिरनार में थी, जिससे संबंध में 4 शासक महत्वपूर्ण हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। इन सब ने इस झील के ऊपर काम किया था। अब हमें पढ़ना है उद्योग धंधों के बारे में, व्यापार वाणिज्य के बारे में मौर्य काल में कैसा रहा है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग रहा है और मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख उद्योग रहा है। सूत कातना और कपड़ा बुनना मौर्य काल का एक प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र कई प्रकार के कपड़ों का उल्लेख करता है और रेशमी कपड़ों के लिए बंगाल के मलमल को सर्वाधिक प्रसिद्ध बताया गया है अर्थशास्त्र में। दुकुल यह एक प्रकार का श्वेत व चिकना वस्त्र होता था, जबकि छोम एक रेशमी वस्त्र होता था और कोसे यह चीन से लाया गया रेशमी वस्त्र था। मैगस्थनीज मौर्यकालीन खानों का और विभिन्न प्रकार की धातुओं का उल्लेख भी करता है। इस समय धातु उद्योग, नमक उद्योग, जहाजरानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, शराब तथा औषधि उद्योग बहुत प्रसिद्ध थे। अशोक के शिलालेखों से यह भी ज्ञात होता है कि पत्थर को तराशने व पालिश करने का उद्योग भी उस समय अच्छी अवस्था में रहा होगा, क्योंकि अशोक के शिलालेख बहुत ही पत्थरों को तराश कर और बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए थे, इसलिए ऐसा माना जाता है। इस समय व्यापार में आंतरिक व बाह्य अर्थात विदेशी व्यापार दोनों होते थे। राज्य का इन पर नियंत्रण होता था। इसके लिए पण्याध्यक्ष नामक अधिकारी नियुक्त होता था। व्यापार के लिए व्यापारिक संगठनों का उल्लेख भी हमें मिलता है, जैसे श्रेणियों का भी उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। और व्यापारिक काफिले के नेता को इस समय सार्थवाह कहा जाता था। अर्थशास्त्र में व्यापारिक जहाज़ों के निर्माण का वर्णन हमें मिलता है। व्यापार के लिए पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ, भड़ोच तथा पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति या ताम्लुक इस समय के प्रमुख बंदरगाह थे। विदेशी व्यापारिक संबंध मुख्य थे पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका से होता था। चीन से हम रेशम, पश्चिमी एशिया से घोड़े, सीरिया से मदिरा और श्रीलंका से मोतियों का आयात किया जाता था। जबकि हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, बहुमूल्य लकड़ी, मोती व नील इत्यादि का निर्यात यहाँ से किया जाता था। उस समय व्यापार पर कर भी लगता था, जिसमें देशज व्यापार पर 4% तथा बाह्य व्यापार पर 10% बिक्री कर होता था। मौर्य काल में हमें 4 प्रकार के मार्गों का उल्लेख मिलता है, जिसमें उत्तरापथ व दक्षिणापथ प्रमुख थे। उत्तरापथ जो है पुष्क कलावती से लेकर ताम्रलिप्ति तक था, जिस पर तक्षशिला, हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज, कन्नौज, प्रयाग, काशी व पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगर होते थे। ये सब नगर इस रास्ते पर स्थित थे। जबकि दूसरा था दक्षिणापथ, जो महत्वपूर्ण थे, वो था श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक।
जाता था। चाणक्य दक्षिणापथ को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि इसी मार्ग से बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती थी, इसलिए वह इसे महत्वपूर्ण मानता है। अब आते हैं हम कर प्रणाली पर। सबसे प्रमुख जो कर था वो था भू राजस्व कर, जिसकी दर 1/4 से लेकर 1/6 तक थी। इसे मौर्य काल में भाग कहा जाता था। भू राजस्व कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। एक दूसरे कर का उल्लेख मिलता है, वह है पिंड कर। यह एक रिवाजी कर था जो समय समय पर किसानों से लिया जाता था। तीसरा है प्रणय कर। यह एक आपातकालीन कर था जिसका पहला उल्लेख पाणिनि द्वारा किया गया है। और चौथा मिलता है सीता। यह अर्थशास्त्र के अनुसार राजकीय नियंत्रण की भूमि से जो आय होती थी वो क्या कहलाती थी? सीता। तो इन सब करों का उल्लेख हमें मौर्य काल में मिलता है। अब आते हैं हम मौर्यकालीन सामाजिक जीवन पर। इस समय वर्ण व्यवस्था अब कठोर हो गई थी और वह जाति के रूप में बदल चुकी थी, जिसका आधार क्या हो गया था? जन्म हो चुका था। पहले क्या था? जाति जो है जन्म पर आधारित नहीं थी, वरन कर्म पर आधारित थी, लेकिन अब जन्म पर आधारित हो गई थी। चाणक्य शूद्रों को भी आर्य कहते हैं तथा वार्ता के अतिरिक्त तीनों वर्गों की तरह उन्हें सेना में शामिल होने का भी अधिकार देते हैं। इस समय अनुलोम व प्रतिलोम विवाहों से वर्ण संकर जातियों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनका समावेश शूद्र वर्ण के अंतर्गत किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था और न ही अपना पैसा या व्यवसाय बदल सकता था, लेकिन दार्शनिक इसके अपवाद थे, क्योंकि मेगास्थनीज जो है अपने विवरण में कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, किंतु चाणक्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। दासों की स्थिति इस समय अच्छी थी क्योंकि उन्हें संपत्ति रखने व बेचने का अधिकार प्राप्त था। सबसे प्रमुख युद्ध में जीता हुआ दास था जिसे ध्वजाहर्त कहा जाता था। युद्ध बंदियों को संभवतः कृषि कार्यों में लगाया जाता था। संभवतः इसी समय जनजातियों का भी प्रयोग कृषि विकास के लिए किया गया होगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस समय स्त्रियों की दशा स्मृति काल की तुलना में अच्छी थी। विधवा पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा की अनुमति थी। साथ ही साथ मेगास्थनीज द्वारा महिला अंगरक्षकों का उल्लेख गुप्तचर व्यवस्था में इनका उपयोग हमें इसी ओर ध्यान दिलाता है। मौर्यकालीन गणिकाओं को रूप जीवा कहा जाता था, जो अभिनय, नृत्य कला आदि से संबंधित होती थी। कुछ यूनानी विद्वानों द्वारा सती प्रथा का उल्लेख भी किया गया है, किंतु यह मान्य विचार नहीं है। चाणक्य सूर्यपस्या का उल्लेख करते हैं, अर्थात संभवतः कुछ महिलाएं ऐसी थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। उन्हें अनिष्कासनी कहते थे। सूर्यपस्या या अनिष्कासनी कहते थे कुछ महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब आते हैं हम कला के ऊपर। मौर्यकालीन कला में हम जानते हैं कि अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजप्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पाटलिपुत्र का था। पाटलिपुत्र का भवन अति विस्तृत व भव्य था, जो लकड़ी व पत्थरों द्वारा निर्मित था।
कुम्भहार नामक स्थल से इस समय के भवन अवशेष मिले हैं। गुप्त काल में आया चीनी यात्री फाहियान कहता है कि इस महल को मनुष्य नहीं बना सकते, यह जरूर देवताओं द्वारा बनाया गया होगा। उसकी सुंदरता को, उसकी भव्यता को देखकर फाहियान कहता है कि इस महल को मनुष्य नहीं बना सकते, यह जरूर देवताओं द्वारा बनाया गया होगा। दीदारगंज से चामर ग्राहिणी लक्ष्मी की प्रस्तर प्रतिमा हमें मिली है, जो उस समय की कला को दर्शाती है। अशोक के स्तंभ एकाश्म पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे, जो नीचे से ऊपर की ओर पतले होते थे। इनके लिए चौकी आधार नहीं बनाया गया था। मुख्यतः इनके शीर्ष पर पशुओं की आकृति विद्यमान है। स्तंभों की पालिश इनकी विशेषता है। स्तंभ निर्माण के लिए पत्थर बनारस के पास चुनार नामक जगह से लाया जाता होगा। स्तंभों के ऊपर जो है शीर्ष पर जानवर हैं, जैसे कि रामपुरवा प्रथम स्तंभ पर एक शेर है। लोरिया नंदनगढ़, इसके ऊपर एक शेर के नीचे मोर है। सारनाथ व सांची, इन पर 4 शेर हैं। संकिसा के स्तंभ पर एक हाथी है और रामपुरवा द्वितीय पर एक सांड है। तो ये मौर्यकालीन स्तंभ या कला के बारे में है। अब आते हैं सिक्कों के ऊपर। मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः आहत प्रकार के सिक्के इस समय प्रचलित थे, जो कि चांदी व तांबे के बने होते थे। इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह तो होता ही था, किंतु राजा का नाम अंकित नहीं होता था। मुख्यतः इन पर मत्स्य, अर्धचंद्र, सूर्य व वृक्ष के चिन्ह अंकित होते थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पंचमार्क भी कहा गया है, क्योंकि इन पर 5 प्रकार के चित्र अंकित होते थे। ये ठप्पा मारकर बनाए गए थे, पंच कर, इसलिए इन्हें पंचमार्क कहा गया है। पण सबसे अधिक प्रचलित इस समय की मुद्रा थी, जो कि 3/4 तोले के चांदी के सिक्के के बराबर होती थी। कुछ विद्वान इसे कारसापण या धरण भी कहते हैं। सबसे छोटी मुद्रा कांकनी, उसके बाद मास और सबसे बड़ी पण था। 16 मास बराबर 1 पण होता था और 1 मास बराबर 4 कांकनी होती थी। तो इस प्रकार कांकनी जो है केवल तांबे का सिक्का होता था। मौर्य काल में सिक्कों से जुड़े हुए 2 प्रकार के अधिकारियों का नाम हमें मिलता है, जिसमें पहला है लक्षणाध्यक्ष, यह सिक्के ढलवाने का अधिकारी था, और दूसरा है रूप दर्शक, यह सिक्कों की शुद्धता का परीक्षण करता था। तो ये था हमारा पूरा मौर्य काल। बहुत ही महत्वपूर्ण बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन न केवल बीए में ही आते हैं, वरन हर कंपटीशन में मौर्य काल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद विद्यार्थियों।